Hello friends, I am Mr. D.R. Karmakar, an instructor of English. I have present a very good topic for you today, and before that I would like to know how are you. I hope you are all well by the grace of God, by the grace of Heavenly Father, and we should request, we should pray to Heavenly Father so that all of we should be fine on this earth. As now the country is passing with a critical situation, but we should pray to God, or we should try ourselves for the self-protection and for the protection of everybody, for the protection of all the people of our country. Then today I have selected a very fine topic for you, especially on taking special care towards the examinations, different examinations. If you are a candidate about to take your exam, then you must watch this video from beginning to last and you will be benefited too much. प्यारे दोस्तों, परीक्षा को भिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, भिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अच्छा टॉपिक का सिलेक्शन आप लोगों के लिए किया है, जिसमें से 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक मैं इतनी आसान या इतनी सरल, इतनी सीधे तरीके से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि आप इसको ज़रूर समझ लेंगे इस वीडियो को देखते ही। इसलिए वीडियो को देखने ना भूलें, शुरू से अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अवश्य देखिए, खास करके यदि आप परीक्षा का तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए, आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ, वो टॉपिक का नाम है नरेशन। नरेशन के बारे में आप लोग जरूर अवगत होंगे, फिर भी और अच्छी तरह से समझने के लिए इसको अवश्य देखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इतनी सीधे तरीके से, इतनी सरल तरीके से, इतनी आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप एग्ज़ाम में प्रश्न को देखते ही अवश्य समझ पाएंगे कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा गलत है। अब देखिए, नरेशन का हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है कथन। नरेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है? नरेशन का शाब्दिक अर्थ कथन है, स्टेटमेंट है। नरेशन को नैरेट भार्ब से लिया गया है। नरेशन को नैरेट भार्ब से लिया गया है। नैरेट का शाब्दिक अर्थ होता है किसी घटना का वर्णन करना, किसी घटना का वर्णन करना। तो नैरेट से नरेशन नाउन शब्द है। उसी तरह नैरेट का दूसरे शब्द या सिनोनिम्स टू स्पीक होता है, अर्थात बोलना। तो स्पीक एक वर्बल शब्द है। स्पीक का नाउन फॉर्म स्पीच होता है। अतः नरेशन को हम स्पीच भी कह सकते हैं। स्पीच और नरेशन दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए, नरेशन को हम जब डिवाइड करेंगे तो अब देखिए, किसी की कही हुई बात को
किसी की कही हुई बात को हम दो भिन्न भिन्न तरीकों से व्यक्त करते हैं। एक है कि वक्ता या स्पीकर की कही हुई बात को बिना किसी परिवर्तन किए ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, और इस तरीके को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच, यानी प्रत्यक्ष कथन। हिंदी में इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। ये जो कथन है ये इन्वर्टेड कोमा या कोटेशन मार्क से बंद किया हुआ रहता है। और दूसरा तरीका कि स्पीकर का कथन को, वक्ता का कथन जो है उसका सारांश प्रस्तुत करना, इसको इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। हिंदी में इसे हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो आप चलिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। इसका डिवीजन, इसका भाग या क्लासिफिकेशन दो हो रहा है। एक है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, अब डायरेक्ट नरेशन क्या है? थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि डायरेक्ट नरेशन वो है कि जब किसी वक्ता या किसी स्पीकर का कथन को बिना परिवर्तन किए ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना डायरेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है वक्ता या स्पीकर का जो कथन है उसका सारांश को प्रस्तुत करना। आप देखिए डायरेक्ट नरेशन को हम जैसे DN लिख रहे हैं, मतलब डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है और इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, डायरेक्ट नरेशन का दो पार्ट होता है। इस तरह जैसे एक पार्ट सिंगल कोमा के बाहर और दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। जो पार्ट सिंगल कोमा के बाहर है इसको RV के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? इसको RV कहते हैं। और जो पार्ट ये कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहता है इसको RS या रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब समझ गए कि डायरेक्ट नरेशन का दो हिस्सा होता है। अब ये कोमास जहाँ पर रहेंगे या डायरेक्ट स्पीच वो होगा जहाँ पर हमें कोमा दिखाई दे, जिसका दो हिस्सा हो। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए मुख्यतः दो नियम होते हैं। आई मीन दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू indirect. This is the most important thing, you have to know that. You know, it has specially two rules. दो नियम होते हुए हमें गुजरना पड़ता है इसको चेंज करने के लिए, और इसका रूल्स ये है, रूल्स टू चेंज, बदलने का नियम। डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए मुख्य दो नियम होते हैं, और वो नियम है जनरल रूल्स एंड सेकेंड वन इज स्पेशल रूल्स। जनरल रूल एंड स्पेशल रूल्स। अब जनरल रूल के तीन भाग हैं। जनरल रूल के तीन भाग हैं। देयर आर 3 रूल्स अंडर दिस जनरल रूल्स एंड दे आर, one of them is change of person,
and second one change of tense, and third one is तीसरा वाला है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेज। तो जनरल रूल के ये 3 भाग हैं या 3 रूल्स हैं इसके अंदर में। पहला हुआ चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा हुआ चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा हुआ चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब तक हम इन तीनों नियमों को भली भांति नहीं समझ पाएंगे, नहीं जानेंगे इसके बारे में, तब तक हम नरेशन को किसी भी हाल में नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए अब इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन के बारे में तो आप लोग जरूर जानते होंगे। पर्सन्स जो हैं 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और हर एक पर्सन में कुछ पर्टिकुलर शब्द हैं। तो लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा इसके लिए कि पर्सन के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं उनके स्टेट ऑफ वर्ड्स होते हैं या शब्दों का अवस्था होता है, वो चीज़ हमें जानना है। देखिए अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन का। चेंज ऑफ पर्सन को डिस्कस करने से पहले हमें स्टेट ऑफ वर्ड्स के बारे में जानना है। स्टेट ऑफ वर्ड्स अर्थात शब्दों की अवस्था। अब वर्ड्स के 3 स्टेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन। जैसे पहला हुआ सब्जेक्टिव, दूसरा हुआ पॉसेसिव, पॉसेसिव के अंतर्गत 2 तरह के शब्द आते हैं, एक एडजेक्टिव का, दूसरा प्रोनाउन का, और तीसरा वाला होता है ऑब्जेक्टिव। अब देखिए सब्जेक्टिव, पॉसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये 3 शब्दों के अंतर्गत अभी किस किस प्रकार के वर्ड्स, कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं, ये हमें गौर करना है, ये देखना है, ये समझना है। चलिए आप लोग जानते हैं पर्सन, जैसे मैंने कहा देयर आर 3 काइंड ऑफ पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के बारे में चलिए बातें करते हैं। फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव वर्ड है वो पहला है आई। पॉसेसिव में जैसे आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई है, फिर प्रोनाउन में माइन है, और ऑब्जेक्टिव में मी है। और फिर उसी तरह से फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल शब्द है वह है वी, और एडजेक्टिव में है आवर, प्रोनाउन में है आवर्स, एंड ऑब्जेक्टिव में है अस। तो अब देखिए ये जो फर्स्ट पर्सन वाला जो स्टेट ऑफ वर्ड्स हुआ, हमें इसमें कितने शब्द हैं? हमारे 8 वर्ड्स इसमें आ रहे हैं। जैसे आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस। 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स। तो अब ये याद रखना होगा कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत नरेशन के लिए हमारे पास 8 वर्ड्स हैं। ये 8 वर्ड्स को अच्छी तरह से याद रखना है। कौन सा किस अवस्था का, किस स्टेट का है, वो चीज़ याद रखना है। अब देखिए सेकेंड पर्सन के अंतर्गत शब्द सब्जेक्टिव में सिर्फ एक ही है, वह है यू, और पॉसेसिव एडजेक्टिव में है योर, और प्रोनाउन में है योर्स, और ऑब्जेक्टिव में है यू। बस इतने ही 1 2 3 4। अब याद रखिए
इसके 4 वर्ड्स हैं, इसके 4 वर्ड्स हैं। अब 2 चीज़ इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, जैसे यू का सब्जेक्टिव यू है और फिर ऑब्जेक्टिव भी यू है, तो ये दोनों देखने में तो बिल्कुल सेम है, तो कैसे समझेंगे, हाउ टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सब्जेक्टिव है और कौन सा ऑब्जेक्टिव है। ये कन्फ्यूजन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका पोजीशन से, इसका पोजीशन को देख करके हम आसानी से समझ जाते हैं कि यह सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। यदि यू किसी भाग का लेफ्ट हैंड साइड में हो तब समझिए वो सब्जेक्टिव है, और राइट हैंड साइड में है तो वो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो गए। अब इन शब्दों को छोड़ करके बाकी बचा जितने शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो व्यक्तिवाचक शब्दों को हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जैसे ही सब्जेक्टिव वर्ड है, इसका पॉसेसिव है हिज, और प्रोनाउन में भी है हिज, और ऑब्जेक्टिव में है हिम। फिर सी और हार, हार्स, हार, ईट, ईट्स, इसमें नहीं है, और फिर इसमें भी है इट, और दे, देयर, THEIR, देयर, देयर्स एंड देम। तो ये सब, ये सारा हो गया थर्ड पर्सन का वर्ड्स, ये सारा हो गया थर्ड पर्सन का वर्ड्स। अब ये है टोटली दिस इज द स्टेट ऑफ वर्ड्स। इसका नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, तब हम इजीली बनाते समय इजीली हम चेंज कर पाएंगे पर्सन्स को। अब समझ गए होंगे स्टेट ऑफ वर्ड्स को। अब चलिए आगे और आपको बताते हैं कैसे, अभी फिर देखिए चेंज कैसे हो रहा है। अब हाउ टू चेंज द पर्सन। हाउ टू चेंज द पर्सन। जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है कि डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच का 2 पार्ट्स होता है। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। एक रहा सिंगल कोमा के बाहर, और फिर दूसरा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर या कोटेशन मार्क्स के अंदर। जो हिस्सा या जो पार्ट सिंगल कोमा के बाहर है उसको हम RV कह रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कह रहे हैं, और जो कोमा के अंदर है इसको हम RS या रिपोर्टेड स्पीच कह रहे हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब के तरफ आपका सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज है। दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, इट इज रिपोर्टिंग वर्ब इटसेल्फ, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस प्रकार रिपोर्टेड स्पीच तरफ में भी इसी प्रकार के सारे शब्द होंगे। अब देखिए दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हम लोग जैसे ये लेफ्ट से राइट तरफ लिख रहे हैं, लेकिन पार्सन का चेंज हमेशा राइट से लेफ्ट तरफ, राइट से लेफ्ट तरफ किया जाता है। अब देखिए पार्सन का चेंज कैसे किया जाए। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फर्स्ट पर्सनल वर्ड्स रहते हैं, जो 8 गो शब्द आपको बताया गया है, वो 8 शब्द में से कोई भी शब्द अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आता है तो उसका चेंज हम हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। कैसे करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत अगर कोई फर्स्ट पर्सन वाला शब्द आता है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई सेकेंड पर्सन का शब्द आता है तो उसको हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई थर्ड पर्सन का शब्द आता है
तो उसका चेंज रिपोर्टिंग वर्ब का किसी के अनुसार नहीं होता है, जिसको हम नो चेंज कहते हैं। तो आप देखिए, ये पार्सन का चेंज हम लोग जिस फॉर्मूले से किया, जिस फॉर्मूला के अनुसार इस पार्सन का परिवर्तन को किया गया, उस फॉर्मूला का नाम है सन फॉर्मूला। क्या नाम है? सन फॉर्मूला। व्हाट डू मीन बाय सन फॉर्मूला? सन फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ? ये रहा सन फॉर्मूला। जैसे फर्स्ट पर्सन चेंज इन सब्जेक्ट का एस, सेकेंड पर्सन चेंज इन ऑब्जेक्ट का ओ, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज का एन। तो ये फॉर्मूला सन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से पार्सन को आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अब अच्छी तरह से समझना है। फिर इसी प्रकार आगे और बहुत सारे जानने लायक रूल रेगुलेशंस हैं, ये कंप्लीट नहीं हुआ। फिर अगले वीडियो में हम अच्छी तरह से विस्तृत रूप से और अच्छी ढंग से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब तक जितना हुआ इसको देखना ना भूलें। और अगर नहीं देखते हैं, अटेंटिवली देखना होगा, अटेंटिवली ध्यान से, तब जा कर के आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फिर तब तक के लिए आज इतना ही। फिर तब तक के लिए धन्यवाद।